वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है हिस्टैरिसीस कर्व, जिसको हम BH कर्व के नाम से जानते हैं। ये पूरे वीडियो में हम हिस्टैरिसीस कर्व के बारे में डिटेल में विथ नोट सीखने वाले हैं, एज वेल एज अलग अलग मटेरियल का हिस्टैरिसीस कर्व का शेप देखेंगे और अकॉर्डिंग टू शेप ये मटेरियल कौन सी एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट सुटेड है, जो हमें MCQs में अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसके बारे में ब्रीफ में और आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक समरी भी बनाई है। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एंड वन मोर थिंग, अगर आप थ्रू आउट सीरीज फॉलो कर रहे हैं, उसमें अगर आपको कोई डाउट कंफ्यूजन, डोंट फॉरगेट टू डू कमेंट बिलो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। नमस्ते, वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स के लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए आज की जर्नी की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस मीन्स कि कोई भी सिस्टम है उसमें आप इनपुट देते हो, तो सिस्टम वो ही इंस्टेंट पे हमें आउटपुट नहीं देंगी, पर प्रोसेसिंग के लिए थोड़ा समय लेती है, नो डाउट माइक्रोसेकंड और मिनी सेकंड का, पर लेती तो है। बाद में हमें आउटपुट मिलता है। मीन्स इनपुट और आउटपुट के बीच में जो थोड़ा लेग होता है उसको हम हिस्टैरिसीस के नाम से जानते हैं। और आज हम जो सीखने वाले हैं वो है हिस्टैरिसीस कर्व। वो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोलते हैं, तो उसके बीच का ग्राफिकल रिलेशन हमें सीखने को मिलेगा। और कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है उसको जब हम मैग्नेटिक फोर्स देते हैं तो वो हर एक मटेरियल का मैग्नेटाइज्ड होने का रेट अलग अलग होता है। डन। तो ये कर्व के हिसाब से हम अलग अलग मटेरियल का नेचर जान सकते हैं और वो मटेरियल कौन सी एप्लीकेशन के लिए बेस्ट सुटेड है। बिकॉज यहाँ पे हम दोनों एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैग्नेटाइजिंग फोर्स 0 से बढ़ा के पॉजिटिव ले जाएंगे, फिर घटा के 0 पे ले जाएंगे, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाएंगे। डन। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट के बावजूद ये मटेरियल कैसे बिहेव करेगा और उसके हिसाब से वो मटेरियल की एप्लीकेशन हम डिसाइड करेंगे। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन ये कर्व के द्वारा हमें मिलेगी और अल्टीमेटली ये जो कर्व द्वारा जो एरिया कवर किया जाता है वो एरिया हमें इंडिकेट करता है कि मटेरियल में ये हिस्टैरिसीस मीन्स इनपुट और आउटपुट के बीच में लेग की वजह से कितना लॉस होता है। देन तो ये पूरे वीडियो में हम ये सारी इंफॉर्मेशन के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए अब हिस्टैरिसीस कर्व के बारे में हम जान लेते हैं कि सबसे पहले एज आई सेड अर्लियर कि ये जो हिस्टैरिसीस कर्व है वो H और B के बीच का संबंध है। H जिसको मैंने X एक्सिस पे दिखाया है वो है मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, और जो Y एक्सिस में है वो है B, जिसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के नाम से जानते हैं। ये कर्व है वो पूरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का है कि कोई भी एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले लो, उसको हम मैग्नेटाइज्ड करेंगे तो सबसे पहले अप टू सर्टेन एक्सटेंट हमें प्रोपोर्शनलिटी में रिलेशन मिलेगा। मीन्स जैसे जैसे मैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स मीन्स H को बढ़ाती जाऊंगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी हमें बढ़ती हुई नजर आएगी फ्रॉम O मीन्स ओरिजिन से A तक। बट आफ्टरवर्ड्स अगर मैं A पॉइंट के बाद H की वैल्यू और बढ़ाना चाहूं तो मुझे B की वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मीन्स A के बाद ये जो लाइन है उसका शेप स्ट्रेट हो जाएगा। मीन्स H की वैल्यू बढ़ती जाएगी बट B की वैल्यू में मुझे कोई चेंजेस नजर नहीं आएंगे। दैट इज द रीजन वाई ये जो A पॉइंट है वो हमारे लिए है सैचुरेशन पॉइंट। मीन्स ये मटेरियल की मैग्नेटाइज होने की मैक्सिमम कैपेसिटी। दैट्स इट। डन। तो ये A पॉइंट जो हमारे सैचुरेशन पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे कि H की वैल्यू अब फिर से हम 0 तक लेके जाएंगे। डन। तो अगर मैं H की जर्नी अब 0 के तरफ शुरू करूं तो क्या होगा कि जैसे हमारी जर्नी O से A तक की गई वैसे ही हमारी जर्नी A से O तक की होनी चाहिए, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे हम H की वैल्यू घटाते घटाते ओरिजिन तक पहुंचे, मीन्स H की वैल्यू मैंने 0 की, देन तो मुझे B की वैल्यू है वो 0 नहीं मिली, पर मुझे B की जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है उसकी वैल्यू जो मुझे मिली वो है O से B तक की। तो H की वैल्यू 0
तब बी जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है उसकी वैल्यू है OB, जिसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी और रेमनेंस कहते हैं। और मटेरियल का मैग्नेटिज्म मेंटेन करने का पावर बोलते हैं कि H जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स था उसकी वैल्यू तो हमने 0 कर दी है, बट मटेरियल तब कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज्ड हो जाना चाहिए, बट नहीं हुआ है। यहाँ पे मटेरियल ने अपना मैग्नेटिज्म मेंटेन रखा है और उसकी वैल्यू है OB जितनी, जिसको हम रिटेंटिविटी और रेमनेंस के बाद नाम से जानते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि मुझे B की वैल्यू 0 करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो अगर मुझे ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू 0 करवानी है तो मुझे H को ओरिजिन तक पहुंचने के बाद ऑपोजिट लेफ्ट साइड मींस नेगेटिव तरफ ले जाना पड़ेगा। देन तो मुझे H की वैल्यू कहां तक लेके जाने पड़ेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब मुझे B की वैल्यू 0 मिलेगी। तो वो पॉइंट हमारे लिए फिगर में है C। डन। और O से C तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कोएर्सिविटी बोलते हैं, विच मीन्स कि हमें जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है उसको कितना ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाना पड़ा ताकि हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो B की वैल्यू है वो हम 0 कर सके। तो ये जो O से C का ऑपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मिला है उसको हम कोएर्सिविटी बोलते हैं, मीन्स वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ or magnetizing force required in opposite direction in order to make magnetic flux density 0 means B 0। चलिए और एक्सपेरिमेंट कर ही लेते हैं कि H की वैल्यू C के बाद मैं और पीछे ले जाती हूँ तो अब टू सर्टेन एक्सटेंट तो वो ऑफ कोर्स जैसे पॉजिटिव साइड गए थे वैसे ही नेगेटिव साइड जाएगा। मीन्स जैसे जैसे C के बाद में H की वैल्यू बढ़ती जाऊंगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट मीन्स एज यू कैन सी इन फिगर अप टू पॉइंट D पॉइंट के बाद अगर मैं H को और नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाऊंगी तो कोई भी वैल्यू B की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, मीन्स D पॉइंट के बाद लाइन फिर से स्ट्रेट हो जाएगी। तो ये है हमारा रिवर्स सेचुरेशन पॉइंट। देन जब हम शुरुआत की थी तो A हमारे लिए सेचुरेशन पॉइंट था, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये हमारा रिवर्स सेचुरेशन पॉइंट है कि इसके बाद अगर आप H की वैल्यू कितनी भी नेगेटिव कर लो B की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। देन आफ्टरवर्ड्स अब D पॉइंट तक पहुंचने के बाद हम H को फिर से ओरिजिन तक ले जाएंगे और पॉजिटिव डायरेक्शन तक लेके जाएंगे और हमारी पूरी जर्नी कंप्लीट करेंगे। तो दिस इज हाउ लूप फॉर्म्स। तो ये है हिस्टेरेसिस कर्व फॉर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि ये कर्व की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है। तो कि अगर मुझे परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो उसके लिए जो मटेरियल है उसको हाई रिटेंटिविटी भी चाहिए, हाई कोएर्सिविटी भी चाहिए। तो ये कर्व के शेप में से मुझे पता चल जाता है कि मटेरियल में हाई रिटेंटिविटी और हाई कोएर्सिविटी है कि नहीं। तो उसके लिए मुझे ये कर्व की मदद लेनी पड़ेगी। और जो भी हमारी स्टोरेज डिवाइसेस है या हार्ड डिस्क वगैरह है तो उसके लिए जो भी मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसको बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है। तो उसके लिए भी मुझे कौन सा मटेरियल बेस्ट सूटेड होगा ये जानना है। तो सबसे पहले उसका हिस्टेरेसिस कर्व मुझे स्टडी करना पड़ेगा। एज वेल एज ट्रांसफॉर्मर और इंडक्टर है उसकी जो कोर है उसके लिए मुझे अगर मटेरियल चूज करना है डन तो मैं ऐसा मटेरियल चूज करूंगी कि जिसमें एनर्जी का लॉस मीन्स हिस्टेरेसिस लॉस कम होता होगा। डन तो उसके लिए भी मुझे हिस्टेरेसिस कर्व का स्टडी करना पड़ेगा। तो यह है सारी एप्लीकेशंस। चलिए अब समरी की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अगर मुझे कोई पूछे कि आपने क्या क्या सीखा तो कि ये जो कर्व है वो मुझे दिखाता है कि अलग अलग मटेरियल है उसको जब हम मैग्नेटाइज करने की कोशिश करेंगे देन तो वो कैसे बिहेव करता है। डन और ये पूरे कर्व के शेप में से मुझे ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कोएर्सिविटी कितनी है, रिटेंटिविटी कितनी है और ये उसका सेचुरेशन लिमिट क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन है ये कर्व में से हमें मिल जाती है। और ये कर्व का जो एरिया है वो हमें इंडिकेट करता है कि ये मटेरियल में एनर्जी का लॉस कितना होता होगा। देन ये है अलग अलग मटेरियल के अलग अलग कर्व्स। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एज आई प्रोमिस्ड यू कि हम अलग अलग मटेरियल के स्टडी करेंगे कर्व्स। तो सबसे पहले हम मटेरियल लेंगे वो है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है उसको हम ट्रांसफॉर्मर की कोर बनाने में, इंडक्शन मोटर्स की कोर बनाने में यूज करते हैं। ये जो मटेरियल है उसका फीचर है कि इसकी रिटेंटिविटी एंड कोएर्सिविटी दोनों लो है।
प्लस ये मटेरियल इजीली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है और इजीली डीमैग्नेटाइज्ड हो जाता है। डन। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक में से हमें पता चल जाता है कि ये जो मटेरियल होगा उसका जो कर्व होगा वो स्मॉल एरिया वाला होगा, बिकॉज उसकी रिटेंटिविटी और कोएसिविटी दोनों स्मॉल है। दैट इज द रीजन वाई। डन। चलिए और आगे बढ़ते हैं, वो है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये जो मटेरियल है उसको हम परमानेंट मैग्नेट्स, लाउड स्पीकर्स एज वेल एज मैग्नेटिक लॉक्स बनाने के लिए यूज करते हैं। और ये जो मटेरियल है उसका फीचर है उसकी रिटेंटिविटी भी हाई है और उसकी कोएसिविटी भी हाई है। और ये जो पूरा कर्व होगा उसका वो वाइड एरिया वाला होगा, बिकॉज रिटेंटिविटी और कोएसिविटी इसकी दोनों की हाई है। और ये टाइप की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कहाँ पे यूज होती है कि जहाँ पे हमें वन टाइम मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक चाहिए और दूसरी लैंग्वेज में डीसी सिस्टम पर जो भी डिवाइसेस ऑपरेट होती है, जैसे कि लाउड स्पीकर्स है, मैग्नेटिक लॉक्स है, उसमें और परमानेंट मैग्नेट तो हमें फील्ड मैग्नेट करनी ही है, मेंटेन करनी ही है, तो उसके लिए यह बेस्ट सूटेड है। और नेक्स्ट है वो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो मेडिकल और हेल्थ के सेक्टर में एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में हम यूज करते हैं। और ये जो मटेरियल का फीचर्स है वो ये है कि वो जल्दी मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से इतना एक्साइट नहीं होता है। जिस डायरेक्शन में आप उसको मैग्नेटाइज करेंगे उस डायरेक्शन में उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमें मिलती है, पर ये मटेरियल का कोई एग्जैक्ट हिस्टैरिसीस लूप नहीं है। डन। ये हमें स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मिलता है। डन। जिस डायरेक्शन में एच जाएगा वही डायरेक्शन में बी जाएगा, इनडायरेक्टली इस कहने का मीनिंग है। नेक्स्ट है वो है डाईमैग्नेटिक मटेरियल, कंप्लीटली ऑपोजिट टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल। जो मैग्नेटिक लेविटेशन मीन्स मैग्लेव ट्रेन जिसको हम बोलते हैं। दूसरा है सुपर कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है। ऐसा मटेरियल्स के लिए हम डाईमैग्नेटिक मटेरियल प्रीफर करेंगे। और ये जो मटेरियल है उसको मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली रिपेल करने का नेचर है, मीन्स जिस डायरेक्शन में आपका एच जाएगा उसकी कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन में उसकी बी जाएगी। जिस डायरेक्शन में आप पॉजिटिव फोर्स देंगे तो वो मैग्नेटाइज नेगेटिव साइड होगा, अगर आप उसको नेगेटिव फोर्स देंगे तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। ये उनका नेचर है। और ये मटेरियल है उसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी मीन्स खुद में से मैग्नेटिक फ्लक्स को इजीली पास करने की एबिलिटी भी छोटी है और ऑलमोस्ट नेगेटिव है। देन तो ये है डाईमैग्नेटिक मटेरियल का नेचर। और लास्ट है वो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जो सबसे ज़्यादा हम अपनी इलेक्ट्रिकल फील्ड में सुनते हैं कि हार्ड डिस्क, इलेक्ट्रिक मोटर्स, जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स की कोर बनाने के लिए ये मटेरियल वाइडली यूज होता है। और ये मटेरियल का फीचर ये है कि उसका मैग्नेटिक डोमेन भी स्ट्रॉन्ग, उसका हिस्टैरिसीस लूप का शेप भी एकदम क्लियर एंड परफेक्ट। देन उसकी मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक भी एकदम स्पॉन्टेनियस है। देन ये मटेरियल मैग्नेटिज्म को मेंटेन मीन्स रिटेन करने की कैपेबिलिटी भी रखता है। देन तो ये सारे पॉइंट्स की वजह से उसको हम इलेक्ट्रिकल फील्ड्स में अलग अलग डिवाइसेस की कोर बनाने के लिए हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और उसके ऊपर एक फेरी मैग्नेटिक मटेरियल है जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ही थोड़ा डेविएशन है, मीन्स इसका बिगड़ा हुआ शेप, जिसको हम फेरी मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। इट इज़ नॉट दैट मच वाइडली, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फेरोमैग्नेटिक ही है, तो इसलिए मैंने इतने मटेरियल आपके लिए कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये हेल्पफुल होगा। वंस अगेन थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।